जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए संस्कृत की। इसमें हम संस्कृत के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनम कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, सुंदरी एक अभ्यास कार्य का आयोजन करती है, ठीक है, फिर जिसमें वह प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप करती है, यह अभ्यास कार्य है। देखिए भैया, सुंदरी जब पांचवें शब्द का लोप करती है तो बताना है यह कौन सा अभ्यास कार्य होगा। व्याकरण परीक्षा, लेखन परीक्षा, अनुमान कार्यम या फिर रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। तो देखिए, वह पांचवें शब्द का लोप कर देती है, ऐसा वो हर बार करती है। मतलब क्या है, वह रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है, बालकाओपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बालकाओपि बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों, इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा बालकाऊ प्लस अपि। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है, सुनीतायाः भाषानियमानां रूपाणां च ज्ञानम् अस्ति एतेन तस्याः विकासः अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि सुनीता को भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। फिर कहा गया है, यह उसका विकास है। भाषक सामर्थ्य का, बहुभाषक सामर्थ्य का, द्विभाषक सामर्थ्य का या फिर संप्रेषण सामर्थ्य का। तो साथियों देखिए, सुनीता को क्या है, भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। अतः हम कह सकते हैं उससे क्या है, उसका जो भाषक सामर्थ्य है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है, माता शत्रु पिता बेरी एन बालुना पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकुयथा। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, वह माता पिता बेरी के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि यह सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बगुला। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब प्रश्न क्या कहा गया था, यहाँ पर कहा गया है, बालम पाठयन्तौ माता पितरहु के भवतः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता कैसे होते हैं। तो भैया हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता उनके बैरी के समान होते हैं, मतलब उनके शत्रु के समान होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और सारे प्रश्न जहाँ यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही देखने को मिलेंगे। चलिए, कहा गया है, अनुमानम अर्थात प्रिडिक्शन एकम कौशलम अस्ति। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों, अनुमान एक उपकौशल है। बताना है, अनुमान एक उपकौशल है। किसका है, टिप्पणीकरण का, पठन का मतलब पढ़ने का, समूहीकरण का या फिर सारांशकरण का। तो भैया अनुमान एक कौशल होता है, अनुमान एक उपकौशल होता है किसका, पढ़ने का या फिर पठन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पठनस्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
कहा है यहाँ पर एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। देखिए, अक प्रत्याहार अलग है और एक प्रत्याहार अलग है। तो भाई मेरे, एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटी ई, ऊ, रिरी और लिरी, ये आते हैं एक प्रत्याहार के अंतर्गत। और यदि आपसे पूछा जाए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बता दीजिएगा कौन कौन आते हैं। आ, ई, ऊ, ठीक है, रिरी और लिरी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा है भाषायाः अधिगण समये किम प्रथमम आगच्छति। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ भाषा अधिग्रहण के समय क्या पहले आता है। अर्थः मतलब अर्थ है, उभयम रूपम अर्थश्च मतलब अर्थ और रूप दोनों आते हैं, वर्णमाला के अक्षर आते हैं या फिर रूप आते हैं। तो देखिए, भाषा को अधिग्रहण करते समय सबसे पहले क्या आएगा भाई? आप सभी जानते हैं, पहले अर्थ आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए अर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है राजपुत्रः का समास विग्रह क्या है। इसका समास विग्रह बताना है, क्या होगा भैया? संस्कृत पढ़ रहे हैं, आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना, गलत मत कर देना। देखिए, राजपुत्रः मतलब देखिए हिंदी में राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर चूंकि क्या है, संस्कृत पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या है, इस षष्ठी तत्पुरुष का समास होगा, क्योंकि यहाँ पर का लोप हो रहा है। अर्थात इसका समास विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानम न अपेक्षते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निम्न में से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं है। बताना है इनमें से कौन सी विधि में मातृभाषा व्यवधान अपेक्षित नहीं है। द्विभाषी विधि में, श्रव्यभाषी विधि में, स्वाभाविक विधि में या फिर प्रत्यक्ष विधि में। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा व्यवधान अपेक्षित नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और जितना आप सोचते हैं संस्कृत भैया कठिन है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको सरल लगेगी। आपको हिंदी भाषा सरल क्यों लगती है, इंग्लिश कठिन क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि भैया हम हिंदी का यूज अधिक करते हैं, इसलिए हमें हिंदी आसान लगती है। तो इसी तरह से आप संस्कृत की भी प्रैक्टिस करेंगे भैया, तो आपको संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगी और आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहा गया है। कथा श्रवण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायक भवति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कथा श्रवण विधि से शिक्षार्थियों में क्या सहायता होती है या क्या सहायता इनसे मिलती है कथा श्रवण विधि से। देखिए, यहां पर कहा गया है मात्र श्रवण कौशल का विकास होता है, मात्र संभाषण कौशल का विकास होता है, या फिर श्रवण संभाषण कौशल का विकास होता है, या फिर पठन लेखन कौशल का विकास होता है। तो ध्यान रखना, जो कथा श्रवण विधि होती है इससे शिक्षार्थियों में श्रवण संभाषण कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम। ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संस्कृत और हिंदी एक ही जैसी है, मैं आपसे बोल चुका हूँ, मात्र थोड़ा थोड़ा बिंदी बिंदी का यहाँ पर अंतर हो जाता है बस, लेकिन आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहा क्या गया है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है, 100 पुरुष का अनुवाद क्या है। 100 पुरुष का आपको अनुवाद करना है संस्कृत में, बताना है क्या होगा। देखिए भैया,
पुरुष के लिए तो पुरुषः हो जाएगा, लेकिन स्व को क्या कहेंगे ये पता होना चाहिए आपको। तो भैया स्व को कहेंगे हम सतम, अर्थात सतम पुरुषः। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है चतुर्थ कक्षायाः सौम्या नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति सा। पश्यति का मतलब होता है देखा, मतलब यहां पर इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा चतुर्थ कक्षा की सौम्या नाम की बालिका ने पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखा। वह है, बताएं आप लोग, जब चौथी कक्षा की कोई लड़की भैया पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखेगी तो क्या करेगी वो। ऑप्शन ए में कहा गया है संदर्भानुसारम अर्थस अनुमानम करोति, अर्थात संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उसे अपरिचित शब्द मिलेगा तो वह संदर्भ के अनुसार, मतलब उस विषय के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी, क्योंकि भैया बालिका चौथी कक्षा की है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है पश्यति। अभी हमने पढ़ा है ना कि पश्यति का मतलब क्या होता है, देखना होता है। पश्यति रूप किस धातु का है, पश्य, दृश्य, प्रक्षी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो पश्यति रूप होता है भैया ये दृश्य धातु का होता है। किसका होता है, दृश्य धातु का होता है ना। जब दृश्य धातु का हम यूज करते हैं लट लकार में तो क्या होता है, इसका दृश्य की जगह पर यूज होता है पश्य का। जैसे गम का गच्छ होता है ना, उसी तरह से दृश्य का क्या होता है, पश्य, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है यह शिक्षकः छात्रान् अधिकम बाल साहित्यम पठितुम प्रेरयति सह छात्राणाम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह छात्रों, मतलब क्या है, यदि भैया शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तो बताना है इससे छात्रों में क्या होगा। इससे भैया छात्रों में ये होगा कि पठन कौशलम वर्धितुम इच्छति, मतलब जो छात्र हैं वह पठन कौशल में रुचि बढ़ेगी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लेखन की तो बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की बात हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहा गया है, संस्कृत में अयोग बाह्य वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए भैया हिंदी में हम सभी को पता है अयोग बाह्य 2 होते हैं, अम और आहा, लेकिन आप लोग गलती मत करना। संस्कृत में भाई अयोग बाह्य की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 कहा गया है प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पाठनम् अधिलिखितेषु कथमः विषया योग्यतमः भवेत्, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों प्रथम कक्षा के छात्रों को भाषा पढ़ने के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय योग्य होता है। बताएं आप लोग, भैया पहली कक्षा के छात्र के लिए बताना इसमें से कौन सा विषय योग्य होगा। देखिए मम विश्व मतलब क्या होता है, मेरा विश्व। परिवहनम का मतलब होता है परिवहन। मम देशा मतलब मेरा देश। मम परिवार मतलब मेरा परिवार। तो देखिए बच्चा भैया पहली कक्षा का है, उससे क्या है अपने परिवार का नॉलेज है, वह परिवार के अनुभव लेकर विद्यालय आया हुआ है, इसके लिए उसे सबसे अच्छा विषय होगा इनमें से मम परिवारः, मतलब मेरा परिवार। इसमें वो बहुत अधिक रुचि लेगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहा गया है शिक्षाधिकाराधि नियम अनुसारम, अर्थात RTE प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है
शिक्षा अधिकार अधिनियम नियम अनुसार क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। बताएं प्रत्येक छात्र का अधिकार क्या है, कि वह राजकीय भाषा में अधिगम करेगा, आधुनिक भारतीय भाषा में अधिगम करेगा, कि आंग्ल भाषा में अधिगम करेगा। तो भैया शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र को अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखा कितना आसान है, कोई अलग से नहीं आई संस्कृत भाई, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। भैया यहाँ पर हम देखें सज्जनहा, इसका क्या होगा, इसका होगा सद प्लस जनहा, ये होगा भैया इसका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा सज्जनहा। बाकी साधुयोक्तम पावकः जलोध, ये भैया स्वर संधि के एग्जाम्पल होंगे तीनों। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 कहा गया है भाषाधिगम अधिग्रहणों मध्य का भेदः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है साथियों कि भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण इन दोनों के मध्य क्या भेद है। प्रश्न ध्यान से समझना, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण इन दोनों में बताना है क्या अंतर है। तो भैया इन दोनों में ये अंतर है कि जो अधिगम होता है वह प्रयास पूर्ण होता है, और जो भाषा अधिग्रहण होता है वो सहज रूप से होता है। ये तो हमने हिंदी पेडागोजी में ही पढ़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन सी में कहा गया है अधिगमा प्रयासजन्य, मतलब अधिगम कैसा होता है, प्रयासजन्य होता है, और अधिग्रहणम साहजिकम, मतलब अधिग्रहण सहज रूप से होता है। तो भैया ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन में ए में क्या कहा गया था, दोनों अधिगम और अधिगम दोनों, मतलब भाषाधिगम और भाषा अधिग्रहण ये सहज रूप से होते हैं, नहीं होते। दोनों प्रयासपूर्ण होते हैं, नहीं होते। ठीक है, अधिग्रहण प्रयासपूर्ण होता है, नहीं। ऑप्शन सी ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 कहा गया है सुभाषितम पद का अर्थ क्या है। सुभाषितम मधुर वचन, कटु वचन, दुर्वचन या फिर निर्वचन। देखिए सुभाषितम इसका अर्थ क्या है मेरे भाई, इसका अर्थ है मधुर वचन। ठीक है, क्या है, मधुर वचन या फिर मधुर भाषा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों उस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई आपका सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।